Hello friends, a very good morning to all of you. Myself Arnav, SSC at Indian Railways. I welcome you all to Railway Talkies. तो दोस्तों जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ आरआरबी जेई और वो सीरियसली चाहते हैं कि हाँ इस बार मौका हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि देखो पिछले बार 2500 वैकेंसी थी, इस बार 4000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, लगभग 4100 वैकेंसी आई हुई है। तो इस बार मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि ये चांस आप बिल्कुल भी मिस मत करो। और अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो कि हाँ सही में मुझे निकालना है आरआरबी जेई रेलवे जेई निकालना है, तो प्रिपरेशन आपको दोस्तों आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। एनुअलाइज्ड कैलेंडर का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और आप ये मत सोचिएगा कि आज नोटिफिकेशन आएगा तो 5 महीने बाद एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम खास करके क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लेके चलेंगे CBT 1 एंड CBT 2। उसके बाद क्या आपको बुक लिस्ट, क्या ऑनलाइन क्लासेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बैंक आपको रेफर करने चाहिए, क्या आपकी एज एलिजिबिलिटी रहेगी, ब्रांच एलिजिबिलिटी रहेगी, सब ब्रांचेज एलिजिबल हैं कि नहीं, जितने भी आपके कंफ्यूजन है सब यहाँ पे इस वीडियो में एक तरह से ये आपके लिए वन शॉट वीडियो रहने वाला है। सारे कंफ्यूजन यहाँ पे आपके खत्म हो जाएंगे दोस्तों। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एक टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है आपके CBT 1 एग्जाम होने का, जो कि आरआरबी जेई 2026 के लिए होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं दोस्तों, जो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे कि सर कब से एज कैलकुलेशन होगा। तो देखो आरआरबी जेई का जो सिस्टम है वो हमेशा 1 जनवरी से ही एज कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब इस वाले एग्जाम के लिए जो आपका एज कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेशन होगा। अच्छा, आपकी एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लूँ तो आपको डॉक्यूमेंट में ये चीज देख लेना पड़ेगा, आपके जो डिग्री है या डिप्लोमा है जो भी आपको, वो जो है डिटेल्ड CEN सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो आपका आएगा वो हो सकता है अगले मंथ में आए, ठीक है, अगस्त के लास्ट तक आने का चांस है। तो उसके पहले उस डेट या उस डेट के पहले पहले आपकी डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मतलब कि फाइनलाइजेशन हो जाना चाहिए, रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब बात रही कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे ECE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और CSIT सारे एलिजिबल हैं। मगर CSIT वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का जो सिलेबस होता है एग्जाम का उसी ग्रुप में रखा गया है और उनको उन्हीं के सिलेबस के हिसाब से एग्जाम देना पड़ेगा। CSIT का कोई प्रिस्क्राइब अलग से सिलेबस नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। एज लिमिट की अगर बात करें तो UR के लिए 33 है और बाकी OBC के लिए आपको वहां पे शायद 35 का एज लिमिट है, नहीं ये 36 है OBC के लिए, और SC ST के लिए 38 है आपको, और जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 43 साल का छूट दिया गया है दोस्तों। तो ये रही आपकी जो जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसकी मैंने बात कर ली दोस्तों। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो आरआरबी जेई के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा आरआरबी जेई जो होता है वो 2 स्टेज का एग्जाम है, CBT 1 CBT 2। उसके बाद आपका DB होता है और मेडिकल होता है। अभी क्या है फ्रेंड्स कि CBT 2 के बाद जो आप DB मेडिकल में जाएंगे आपका रेशियो ऑफ सिलेक्शन 1:1 ही रहेगा, जितना सीट है उतने ही पे आप जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1:15 रहता है दोस्तों, 1:15, 15 गुना CB2 में जाते हैं वैकेंसी के हिसाब से। तो यहाँ पे आने के बाद आपको DB मेडिकल अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका जॉब पक्का हो गया, वहां से छटने का कोई कंडीशन नहीं है फिर, ठीक है, आपका DB मेडिकल बस क्लियर होना चाहिए। मेडिकल में यहाँ पे A3 से लेकर C2 मतलब A3 B1 B2 C1 C2 इतने मेडिकल क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें जिनको आंखों में प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का डिफेक्ट होता है, तो C1 C2 क्राइटेरिया उनके लिए बेस्ट होता है। नहीं तो आप A3 B1 B2 में भी जा सकते हैं। खास करके ओपन लाइन के पोस्ट इन कंडीशन में आते हैं, वर्कशॉप, ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेशन ये सब पोस्ट C1 C2 में आते हैं दोस्तों। अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं खास करके एक एक पदों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उनका स्कोप है, ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा आगे की किसी वीडियो में। अच्छा, पढ़ाई की अगर बात करें तो CBT 1 में आपको दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेनली आपको मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है मतलब उसको फास्ट कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, टाइम डिस्टेंस वो में अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत आपको
ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस और अलजेब्रा से क्वेश्चन भी आपको आएगा फ्रेंड्स। बाकी रीजनिंग और साइंस के लिए मैंने देखो जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा सारे के लिए बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि सर कौन सा बुक रेफर करें, तो बुक को बार बार कमेंट में मुझे पिन करना या कमेंट में जवाब देना थोड़ा असुविधा होता है। तो मैंने क्या किया है कि दोस्तों आपको पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैंने सारे ही सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ CBT 1 एंड CBT 2 सारे ब्रांच का जो एडवाइजेबल बुक्स हैं मैंने उनका डायरेक्ट ही लिंक डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो वहां से आप देख के ले सकते हो। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि साइंस के लिए जो आपका 6 to 12 NCERT का समरी होता है अरिहंत का, वो सबसे बेस्ट रहता है। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हो, अरिहंत भी फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल या फिर अरिहंत की जो स्पीडी मैथमेटिक्स आती है, फास्ट मैथमेटिक्स अर्थमेटिक करके राजेश शर्मा सर की, उसको आप फॉलो कीजिए। जी और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों अगर लूसेंट आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, अगर लूसेंट नहीं पढ़ा है तो फिर अरिहंत की पतली वाली बुक ही रेफर कीजिएगा, ज्यादा मार्क्स नहीं है इसमें तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जी आप थोड़ा पतली वाली बुक से अगर अच्छे से कर लेते हैं फिर भी आपका 60% काम वहां से बनेगा। और करंट अफेयर्स को आप स्पीडी से कीजिए, करंट अफेयर्स को आप स्पीडी से कीजिए दोस्तों, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स फिचिंग रहता है स्पीडी का, वन लाइनर करंट अफेयर्स। ये तो रही CBT 1 की बात। CBT 2 में एक बात देख लो, साइंस जो आप CBT 1 में करोगे वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ये आपको CBT 2 में भी पूछा जाएगा, बस बायो नहीं पूछा जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को आप अच्छे से कीजिए, तीनों को ही अच्छे से कीजिए जो कि CBT में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री काम आ जाए। दोस्तों वहीं अगर हम लोग CBT 2 की बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, 50 नंबर का आपका नॉन टेक होता है और वहीं पे आपका 100 नंबर का टेक्निकल होता है। मगर देखिए यहाँ पे 50 नंबर में जो आपका साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा वो तो आपका CBT 1 से ही क्लियर रहेगा, वहां से आप पढ़े हैं उसको बस आपको रिवाइज करना रहेगा। अब रही बात आपकी जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स की, सेम अप्रोच आपको CBT 1 वाला लेना है। जनरल अवेयरनेस आपका पढ़ा हुआ ही है, करंट अफेयर्स आपको अपडेटेड हो जाना है लास्ट 6 to 9 मंथ के लिए स्पीडी से। अब रहे कंप्यूटर और इन्वायरमेंट। कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का दोस्तों मैंने वन शॉर्ट वीडियो खुद से ही क्लियर किया करवाया हुआ है, आपका वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हो। 2 से 4 घंटे में दोनों ही सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से इस बार भी आए हैं, बच्चों का रिव्यू ऐसा आया है दोस्तों। और अगर फिर टाइम बचता है तो आप कोई बुक भी रेफर कर सकते हो, जैसे कि अभी जैसे कि आप खरीदोगे PYQ के लिए जो आपका ये YCT की बुक आती है उसमें भी कवर किया हुआ है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, इजी क्वेश्चंस आते हैं। 100 जो टेक्निकल है इसके लिए मैंने मेडीजी का जो हैंडबुक होता है उसको ही रेफर करने के लिए बोला है, बेस्ट होता है दोस्तों। टेक्निकल्स उसमें अच्छे दिए हुए रहते हैं, थ्योरी प्लस बेसिक फॉर्मूलाज आप कीजिएगा, जो हार्ड फॉर्मूला है हार्ड रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं उसमें वो सब आपको नहीं करना है RBJ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब रही बात की टेस्ट सीरीज कौन सा लेना है, तो देखिए टेस्ट सीरीज आपको बेहतरीन रहेगा मेडीजी के लिए, या ऑनलाइन क्लासेज भी अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो AEJ के लिए जो मेडीजी का क्लास होता है टेक्निकल वो बेस्ट रहता है। सेकंड पे आप PW रख सकते हो। अच्छा, जिनको टेस्ट सीरीज में अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ट्राई करना है, मान लीजिए अगर आप 110 नंबर 120 नंबर टारगेट कर रहे हो तो आप फिर वहां पे टेक्स्ट बुक का जो आपका टेस्ट सीरीज लिया जाता है दोस्तों उसमें क्वेश्चंस के लेवल थोड़े हाई रहते हैं, मगर फायदा उससे ये हो जाता है कि हार्ड क्वेश्चन शुरू से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो 10 नंबर ऊपर ही आते हैं रियल एग्जाम में, कम नहीं होते हैं। और नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे कि एज पर द PYQ लेवल वो भी आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, अभी से ही प्रैक्टिस करना है। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले PYQ को ही देखिए फिर आप किताबों पे जाइए, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है और क्या उसका पैटर्न रहता है दोस्तों। तो टेक्स्ट बुक को भी आप कर सकते हो, मगर टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज देने के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं आता है कमेंट की कम मार्क्स आ रहा है सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो डिमोटिवेट अगर नहीं होना है तो मतलब ऐसा नहीं कि आप टेक्स्ट बुक तो दे रहे हो मगर डिमोटिवेट हो जा रहे हो, मगर आपको समझ के चलना पड़ेगा टेक्स्ट बुक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देता है इनहेरेंटली, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है और उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका मार्क्स ऐसे ही अच्छा होगा। तो आप डिमोटिवेट मत होना बस, ठीक है। टेक्स्ट बुक भी अच्छा टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज देता है टेक्स्ट बुक का भी, नहीं तो फिर PW का भी आप वहां पे कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अड्डा 247 बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं, मगर कुछ जो रिलायबल है मैं उनकी ही बात करूंगा यहाँ पे। अब रही बात की दोस्तों आपका CBT 1 कब तक हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अक्टूबर में नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, नवंबर या दिसंबर में आपका CBT 1 यहाँ पे हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको 4 से 5 महीना भी बचा हुआ है, जो कि एक पर्याप्त टाइम है दोस्तों RRB JEE क्रैक करने के लिए, अगर आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट करते हो आज से ही सीरियस रहते हो। ठीक है, तो
जैसा कि हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, और भी कुछ अगर डाउट होते हैं तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब फ्री है, आप कहीं भी पूछिए, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।